स्वागत। आज हम एक बहुत ही आप कह सकते हैं अनोखे विचार पर गौर कर रहे हैं, प्राण धर्म। हाँ, प्राण धर्म शब्द सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। बिल्कुल, ये वो खासियत है, वो अंदरूनी स्वभाव जो हर इंसान को और यहाँ तक कि हर देश को दूसरों से अलग बनाता है। मतलब हमारी पहचान की जड़ है ये, हमारी मौलिक ऊर्जा। जी हाँ, और हमारी इस चर्चा का आधार रहेगा राष्ट्र और वैयक्तिक प्राण धर्म नाम के लेख के कुछ अंश। हम इन्हीं के जरिए इस विचार को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारा मकसद है ये जानना कि ये प्राण धर्म आखिर बनता कैसे है। भारत के लिहाज से देखें तो इसका क्या रूप है, और हाँ, ये भी कि क्यों अपनी इस असली पहचान को समझना और उसे सहेज कर रखना एक मजबूत और रोशन भविष्य के लिए इतना जरूरी हो सकता है। तो चलिए इस सोच की परतों को जरा खोलते हैं। अच्छा, पहले ये सोचिए, दुनिया में अरबों लोग हैं, पर कोई दो एकदम एक जैसे क्यों नहीं होते? लेख यही इशारा करता है कि हमारी सोच, हमारा चरित्र, हमारे बाहरी तौर तरीके, ये सब हमारे अपने संस्कारों और अनुभवों से बनते हैं। जैसे हर किसी की उंगलियों के निशान अलग है ना, हाँ, वैसे ही हर व्यक्ति की अपनी एक अनूठी मानसिक और कह सकते हैं आत्मिक छाप होती है। हाँ, तो यही है हमारा व्यक्तिगत प्राणधर्म। सही कहा। स्रोत इसे व्यष्टि प्राण धर्म कहता है, मतलब व्यक्ति के जीवन का मूल तत्व या स्वभाव। और ये सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं है, बल्कि वो भीतरी अनुशासन और वो सोच है जो हमें चलाती है। तो हर व्यक्ति सचमुच में एक अलग कहानी है। बिल्कुल, अपनी खास क्षमता और अपने अंदाज के साथ। और यही जो विविधता है ना, यही हमारी सामूहिक ताकत भी है। हमें नए नजरिए मिलते हैं इससे। और ये बात सिर्फ व्यक्तियों तक ही नहीं रुकती है ना? जी हाँ, मतलब लेख आगे बढ़ता है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे एक व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है, ठीक वैसे ही एक ही तरह के माहौल में रहने वाले लोगों का, मतलब भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक माहौल में उनका भी एक सामूहिक चरित्र विकसित होता है, जिसे हम राष्ट्रीय प्राणधर्म कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, राष्ट्रीय प्राण धर्म। और ये चीज उनकी सोच में, उनके व्यवहार में, जीवन को देखने के उनके तरीके में साफ झलकती है। अच्छा। और यही उन्हें दुनिया के दूसरे देशों से एक अलग पहचान देती है। ये अंदरूनी भिन्नता होती है, सिर्फ सतही नहीं। स्रोत में पश्चिमी देशों का उदाहरण भी दिया है शायद, जैसे इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका। हाँ, दिया है। हाँ? है तो सब पश्चिमी दुनिया का हिस्सा, पर सबका राष्ट्रीय चरित्र, उनका अंदाज वो बिल्कुल अलग है। एकदम। और पूरब और पश्चिम की जीवन दृष्टि में तो फर्क है ही। यही विविधता ही तो दुनिया को दिलचस्प बनाती है। और अगर हम एक दूसरे को समझें तो बेहतर भविष्य की नींव रख सकते हैं। सही बात है। बिल्कुल। अब इसी नजरिए से जब स्रोत भारत की बात करता है तो एक बहुत खास पहलू सामने लाता है। क्या? कि यहाँ का प्राण धर्म मूलतः अंतर्मुखी और आध्यात्मिक बताया गया है। अंतर्मुखी और आध्यात्मिक। अच्छा, और इसकी जड़ें भी काफी गहरी बताई हैं, खासकर प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में। जी, वो गुरुकुल वाली व्यवस्था, जहाँ बच्चे गुरु के पास रहकर सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं सीखते थे। हाँ, बल्कि जीवन जीने का सलीका, अनुशासन और वो आध्यात्मिक समझ भी सीखते थे। स्रोत में परा और अपरा विद्या का जिक्र है शायद, आत्मिक और सांसारिक ज्ञान। बिल्कुल। तो उस माहौल में क्या होता था कि जीवन का हर काम एक साधना जैसा बन जाता था। आध्यात्मिकता रोजमर्रा की जिंदगी में रच बस गई थी। स्रोत में वो एक उदाहरण भी है ना शायद? हाँ, वो एक उदाहरण देता है कि आध्यात्मिकता की पैठ कितनी गहरी थी कि समाज का हर तबका, चाहे वो कोई भी काम करता हो, कहीं ना कहीं उससे जुड़ा महसूस करता था। ये सिर्फ उस गहरी पैठ को समझाने के लिए है, किसी चीज को सही ठहराने के लिए नहीं। समझ गया। तो इस शिक्षा का असर ये होता था कि विद्यार्थी विनम्र, श्रद्धालु और अच्छे आचरण वाले बनते थे। हाँ, स्रोत तो यही कहता है। और यही गहरी आध्यात्मिक और नैतिक नींव भारत की पहचान का एक अहम हिस्सा रही है। यही अंतर्मुखी जीवन दृष्टि भारत का वो प्राण धर्म है जो इसे शायद पूरब के दूसरे देशों से भी कुछ अलग करता है। लेकिन यहाँ स्रोत एक चेतावनी भी देता है, एक जरूरी बात उठाता है। वो क्या? कि किसी व्यक्ति या राष्ट्र को अगर कमजोर करना हो तो सबसे कारगर मगर छिपा हुआ तरीका है उसे उसके प्राण धर्म से दूर कर देना। अच्छा, मतलब उसकी मौलिक शक्ति छीन लेना। हाँ, उसके स्वभाव के खिलाफ उसे किसी और रास्ते पर लगा देना, उसकी जो असली ताकत है उसे ही भुला देना। स्रोत में वो पिंजरे में बंद पक्षी का उदाहरण है, वो काफी मार्मिक है। हाँ,
कि कैसे आज़ादी छिन जाने पर वो अपनी सबसे बड़ी खूबी, उड़ने की क्षमता, अपना स्वभाव ही भूल जाता है, बस एक लाचार जीव बनकर रह जाता है। तो ये हमें सिखाता है कि अपनी जड़ों को, अपनी असलियत को, अपने प्राणधर्म को पहचानना और उस पर टिके रहना कितना जरूरी है ना। बिल्कुल, खासकर आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में अपनी मौलिक पहचान को समझना और उसे थामे रखना ही कमजोर पड़ने से बचाता है, बल्कि आगे बढ़ने की ताकत देता है। तो ये अपनी पहचान खोना नहीं, बल्कि उसे और निखारना है। सही कहा। तो अगर हम सार निकालें तो प्राणधर्म वो अंदरूनी शक्ति है जो हमें व्यक्ति हो या राष्ट्र हमारी अनूठी पहचान देती है। ये हमारी ताकत का, हमारी ऊर्जा का स्रोत है। और इसे समझना और सहेजना एक तरह से खुद को मजबूत करना है। बिल्कुल। और यहीं पर हम एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर अपने मूल स्वभाव, अपने प्राण धर्म से जुड़े रहना हमें ताकत और दिशा देता है, तो आज के इस आपस में जुड़ी हुई तेज रफ्तार दुनिया में हम अपनी इस अनूठी पहचान को, चाहे वो व्यक्तिगत हो या सामूहिक, और गहराई से कैसे समझें? हाँ, और उसे कैसे सींचे, उसे पोषित कैसे करें, और कैसे इसका इस्तेमाल एक ज्यादा सकारात्मक, एक प्रगतिशील और ऊर्जावान भविष्य बनाने के लिए करें, इस पर जरूर सोचना चाहिए। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर बात करने वाले हैं। शीर्षक है राष्ट्र का प्राणधर्म, मुगल और ब्रिटिश आघात। देखते हैं इसमें क्या कुछ है जी। तो यहाँ जो मुख्य बात है वो है प्राणधर्म की अवधारणा को समझना। ये है क्या असल में जी। और इस लेख के हिसाब से भारत के इस प्राणधर्म पर मुगल और ब्रिटिश दौर में क्या असर पड़ा। आसान शब्दों में कहें तो लेख इसे किसी राष्ट्र की, आप कह सकते हैं, रूह या उसकी बुनियादी ऊर्जा मानता है। बिल्कुल, एक तरह की जीवन शक्ति। हाँ, तो चलिए थोड़ा और समझते हैं इसे। जी। लेख की शुरुआत होती है इस विचार से कि जैसे हर व्यक्ति का अपना एक चरित्र बनता है, उसके अनुभवों से, उसकी सोच से। जी हाँ। वैसे ही एक ही जगह रहने वाले, जिनका इतिहास, जिनकी संस्कृति साझा हो, वो लोग मिलकर एक राष्ट्रीय स्वभाव या प्राणधर्म विकसित करते हैं। सही कहा, एक सामूहिक चेतना की तरह। हाँ, और भारत के लिए लेख कहता है कि ये प्राणधर्म बहुत पहले से ही आध्यात्मिकता पर आधारित रहा है। जी, और इसमें यहाँ के जीवन को, यहाँ की शैली को एक दिशा दी है। बिल्कुल। और हाँ, यहीं पर लेख एक जरूरी बात कहता है, एक चेतावनी की तरह। अच्छा, क्या? कि किसी भी व्यक्ति या राष्ट्र को अगर उसके मूल प्राणधर्म से हटा दिया जाए, उसे भटका दिया जाए, तो वो उसे कमजोर करने का एक बहुत, आप कह सकते हैं, कारगर तरीका है। उसकी जड़ें कमजोर करना। हाँ बिल्कुल, धीरे धीरे उसकी शक्ति, उसकी पहचान सब खत्म होने लगती है। ये सांस्कृतिक पहचान और उसके लचीलेपन से जुड़ा एक बहुत अहम विचार है जिस पर लेख ने जोर दिया है। समझ गई। अच्छा, तो फिर मुगल दौर के असर पे आते हैं। लेख क्या कहता है इस बारे में? देखिए, लेख के अनुसार जो मुगल और पठान शासक थे, उन्होंने सीधे सीधे हमला नहीं किया इस प्राणधर्म पर। अच्छा। हाँ। तो फिर कैसे? उनका तरीका थोड़ा अप्रत्यक्ष था, जैसे ऊंचे पद का लालच देना या दूसरे तरीकों से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करना। प्रलोभन देकर। जी, पर यहाँ एक बात मुझे थोड़ी चौंकाने वाली लगी। लेख का दावा है कि इन सब कोशिशों के बाद भी वो भारतीय प्राण धर्म को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाए। हाँ, ये दिलचस्प नुक्ता है, और लेख इसकी वजह भी बताता है। क्या वजह दी है? लेख का तर्क है कि उस समय जो इस्लामिक समाज था, उसकी अपनी प्राण शक्ति थोड़ी फैली भी थी, कह सकते हैं। फैली हुई मतलब ये कि उस समय मिस्र, साइबेरिया, फारस ऐसी कई अलग अलग संस्कृतियों को अपने अंदर समेट रही थी। तो इस प्रक्रिया में उसकी अपनी जो केंद्रीय शक्ति थी, वो शायद उतनी तीव्र नहीं रही। अच्छा। इसीलिए इतने नजदीकी संपर्क के बावजूद लेख का मानना है कि इस्लामिक प्राणधर्म भारतीय प्राणधर्म पर हावी नहीं हो पाया। ये एक अलग नजरिया है उस दौर को देखने का। जी। तो जहां मुगल असर लेख के हिसाब से सीमित था, वहीं ब्रिटिश शासन के बारे में ये लेख बिल्कुल अलग बात करता है। उन्हें तो सुचतुर यानी बहुत चालाक कहा गया है। हाँ बिल्कुल। लेख का विश्लेषण है कि अंग्रेजों का तरीका वो बहुत अलग था, ज्यादा महीन और शायद इसीलिए ज्यादा असरदार भी। उन्होंने सीधी टक्कर नहीं ली। नहीं, उन्होंने एक कूटनीतिक रास्ता अपनाया। और वो क्या था? क्या रणनीति थी उनकी? लेख इशारा करता है कि उनकी सोच ये थी कि
एक ऐसा देसी वर्ग तैयार किया जाए। यही का वर्ग? हाँ, जो खून और रंग से तो हिंदुस्तानी हो, लेकिन जिसकी सोच, जिसकी पसंद नापसंद, जिसकी आदतें वो पूरी तरह से अंग्रेजी हों। अच्छा, दिमागी तौर पर अंग्रेज। बिल्कुल। और इसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया, पश्चिमी शिक्षा प्रणाली। उसको यहाँ लागू किया। तो लेख के अनुसार इस पश्चिमी शिक्षा का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ, जैसा लेख बताता है, कि लोग अपनी स्वकीय वैशिष्ट्य को भूलने लगे। स्वकीय वैशिष्ट्य मतलब अपनी खासियत, अपनी पहचान। जी हाँ, अपनी जड़ें, अपनी खासियत भूलकर वो पश्चिमी रंग में रंगते गए। और जो पारंपरिक भारतीय शिक्षा थी, हाँ, जिसे लेख कहता है कि वो धार्मिक, नैतिक और मानसिक गुणों का विकास करती थी, वो धीरे धीरे बंद हो गई। ओ, लेख इसे और आगे ले जाता है। वो कहता है कि पश्चिमी दुनिया की जो भौतिकवादी सभ्यता थी, उसका असर ये हुआ कि नौजवान पीढ़ी वो संदेह करने वाली बन गई, सिर्फ दुनियावी चीजों में यकीन रखने वाली। नास्तिक भी। हाँ, लेख नास्तिक शब्द का भी प्रयोग करता है और वो इसकी तुलना करता है पिंजरे में बंद पंछी से। पिंजरे में बंद पंछी? कैसे? कि जैसे पंछी पिंजरे में अपनी आजादी खो देता है, हाँ। धीरे धीरे उसकी उड़ान, उसकी पहचान खत्म हो जाती है और वो बस एक, लेख के शब्दों में, द्विपद पशु बनकर रह जाता है। लेख का मत है कि अपने प्राण धर्म से कट जाने पर इंसान की भी कुछ ऐसी ही दशा हो सकती है, उसकी आत्मा मर जाती है एक तरह से। तो अगर हम संक्षेप में देखें, ये लेख प्राण धर्म को राष्ट्र की आत्मा की तरह पेश करता है। जी। और इसके विश्लेषण के मुताबिक 2 अलग-अलग शासनों, मुगल और ब्रिटिश ने इस पर असर डाला, पर तरीके बहुत अलग थे। हाँ, मुगल असर सीमित रहा, ऐसा लेख का मानना है, जबकि ब्रिटिश असर वो शिक्षा के जरिए हुआ जी, और वो कहीं ज्यादा गहरा और योजनाबद्ध था। बिल्कुल। और देखिए, ये पूरा विश्लेषण जो लेख ने पेश किया है, जी, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? हाँ, किस तरह? कि प्राण धर्म और बाहरी प्रभावों के बारे में जो ये ऐतिहासिक नजरिया है, हाँ, आज के समय में जब हम सांस्कृतिक पहचान और शिक्षा व्यवस्था पर इतनी बहसें करते हैं, जी, तो ये नजरिया आज कितना प्रासंगिक है? हाँ, इससे हम क्या सीख सकते हैं? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। हाँ, ये सवाल वाकई गौर करने लायक है। और ये स्रोत देखता है कि कैसे अलग-अलग सिस्टम्स, व्यवस्थाएं इस प्राण धर्म पर असर डालती हैं। जी, और खासकर भारत और चीन के संदर्भ में बात हुई है। पश्चिमी शिक्षा, फिर ब्रिटिश राज, पूंजीवाद, साम्यवाद, इन सब पर यहाँ काफी, कह सकते हैं, तीखे विचार हैं। तो चलिए इनको जरा खोलकर समझते हैं। जरूर। स्रोत का मानना है कि ये प्राण धर्म को समझना बहुत जरूरी है जी, और वो उन बाहरी प्रभावों को देखता है जो इसे मतलब रोक सकते हैं या कमजोर कर सकते हैं, जी, जिससे समाज में फिर दिक्कतें आती हैं। और फिर इन प्रभावों की तुलना वो एक खास फिलॉसफी, एक जीवन दर्शन से करता है। जी, तो आइए देखते हैं क्या तर्क है। ठीक है। तो शुरुआत होती है भारत से। ब्रिटिश राज के समय की पश्चिमी शिक्षा की आलोचना है इसमें। स्रोत कहता है कि इस शिक्षा ने एक ऐसा वर्ग बना दिया जो अपनी भारतीय जड़ों से जैसे कट सा गया, न पूरी तरह अंग्रेज, न सही मायने में भारतीय। हाँ, वो जो एक मजाक उड़ाया गया है इंडियन सिविल सर्विस का। हाँ हाँ, वही, न ये रहे इंडियन, न रहे सिविल, और न हुई एक सर्विस। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इसे सिर्फ एक नतीजा नहीं मानता, वो कहता है ये सोची समझी चाल थी। अच्छा, मतलब एक रणनीति। हाँ, कि जो पढ़े लिखे लोग थे उनको आम जनता से, उनके जो तौर तरीके थे, आचार आचरण, अदब कायदे, उनसे दूर कर दो। इससे क्या हुआ कि अंग्रेजी शासन और मजबूत हो गया। ये अलगाव उनके फायदे में था, ऐसा स्रोत का मानना है। ये तो भारत की बात हुई शिक्षा के जरिए। फिर स्रोत चीन की तरफ देखता है। वहां मामला थोड़ा अलग बताया गया है। जी। वहां दावा है कि अंग्रेजों ने अफीम का इस्तेमाल किया चीन के प्राण धर्म को कमजोर करने के लिए। अच्छा, अफीम के जरिए? हाँ, कहा गया है कि जो चीनी लोग कभी बहुत मेहनती, कर्मठ और धर्मपरायण थे, वो अफीम के असर से आलसी और कर्म विमुख हो गए, मतलब काम से जी चुराने लगे। और फिर स्रोत ये मानता है कि इसी कमजोरी की वजह से वहां साम्यवाद के लिए जगह बनी। हाँ, और साम्यवाद ने आकर मतलब बची खुची पारंपरिक मान्यताओं को भी खत्म कर दिया, ऐसा स्रोत का नजरिया है। तो इस लिहाज से अंग्रेजी असर, अफीम वाला और साम्यवाद दोनों को ही चीन की मूल आत्मा के लिए हानिकारक माना गया। तरीके भली अलग थे। अब आते हैं पूंजीवाद पर, जिसे स्रोत धनतंत्र कह रहा है। हाँ, धनतंत्र। इसके बारे में कहा गया है कि ये शायद सीधे सीधे प्राण धर्म का विरोध ना करे,
पर इसका जो सर्वग्रासी शोषण है, सर्वग्रासी शोषण, मतलब जो हर तरफ से जकड़ ले। बिल्कुल, वो लोगों को इतना ज्यादा निचोड़ लेता है, इतना गरीब बना देता है कि उनके लिए फिर अपने असली स्वभाव या कहें कि आध्यात्मिक रास्ते पर चलना नामुमकिन सा हो जाता है। हाँ, और इसकी तुलना फिर वो पुराने जमाने से करते हैं, सामंती युग से। कहते हैं कि तब भी शोषण था, पर शायद वो इस तरह सीधे प्राण धर्म से नहीं टकराता था। अच्छा। और आज की जो आर्थिक तंगी है, मतलब आर्थिक अवस्था विपरीत, ये एक तरह से भौतिकवादी सोच, जिसे वो जड़वादी दर्शन कहते हैं, उसको बढ़ावा देती है। क्योंकि जब पेट ही खाली हो तो इंसान ऊंची बातें कैसे सोचेगा, है ना? सही बात है। बुनियादी जरूरतें ही पूरी ना हो तो लोग भटक सकते हैं। और फिर बात आती है साम्यवाद की। इसको लेकर तो स्रोत बहुत ही सख्त है। हाँ, इसकी आलोचना काफी तीखी है। वो कहता है कि साम्यवाद का जो आधार है जड़वाद, यानी सिर्फ भौतिक चीजों को मानना, वो इंसान के स्वभाव और खासकर भारतीय प्राण धर्म के बिल्कुल उलट है। उनका तर्क है कि सिर्फ भौतिक विकास पर जोर देने से इंसान का पूरा विकास, मतलब सर्वांगीण विकास, नहीं हो पाता। वो मानते हैं कि साम्यवाद शायद आर्थिक समस्याएं सुलझा दें, पैसा बढ़ जाए, धनोत्पादन बढ़ सकता है, लेकिन वो इंसान की जो गहरी जरूरतें हैं। कौन सी जरूरत है? जैसे आध्यात्मिक शांति की इच्छा, अनंत सुख की पिपासा, या मानवीय मूल्यों का सम्मान, मानवीय और आध्यात्मिक मूल्यों बोध, इन सबको वो नजरअंदाज कर देता है। हाँ, और व्यक्तिगत आध्यात्मिक आजादी की कमी पर भी जोर है। वो जो एक तुलना की गई है थोड़ी विवादास्पद है। हाँ, वो डेयरी फार्म वाली। जी, कि साम्यवादी देशों में लोग डेयरी फार्म में स्वयं पोषित जंतु जानवर जैसे हैं, मतलब जिनकी देखभाल तो हो रही है पर आजादी नहीं है। ये स्रोत का नजरिया है, जाहिर है। तो इतनी सारी आलोचनाएं हैं अलग अलग व्यवस्थाओं की, क्या स्रोत कोई हल भी बताता है, कोई रास्ता? हाँ, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ समस्याएं गिनाई हैं। एक विकल्प दिया गया है, आनंद मार्ग दर्शन। आनंद मार्ग, ये क्या है? ये दर्शन कहता है कि धन तंत्र यानी पूंजीवाद को खत्म करो और समाज में हर एक की जो कम से कम जरूरतें हैं, न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति, वो पूरी होनी चाहिए। ये पहली शर्त है। और इसका लक्ष्य क्या है? समाज कैसा हो? लक्ष्य है एक ऐसा समाज जो सबकी भलाई, सामूहिक समिति की सर्वाधिक उपयोगिता को देखे और जो भी संसाधन है उनका सही बंटवारा हो, न्याय संगत वंटन। मतलब एक ऐसा माहौल, आदर्श अनुकूल सामाजिक परिवेश बने जहां हर इंसान को अपने प्राण धर्म, अपनी सच्ची प्रकृति के हिसाब से जीने और विकसित होने का पूरा अवसर मिले। तो इसमें आर्थिक सुरक्षा और आध्यात्मिक विकास दोनों को साथ लेकर चलने की बात है। हाँ, एक तरह से यही इसका सार है। तो ये वाकई काफी सोचने पर मजबूर करने वाली बातें हैं। अलग अलग विचारधाराओं को प्राण धर्म के नजरिए से देखना, सामाजिक ढांचे और व्यक्तिगत जीवन के अर्थ पर बहुत कुछ सोचने को मिलता है। निश्चित रूप से ये स्रोत एक खास दृष्टिकोण सामने रखता है जो आर्थिक प्रणालियों, शासन और इंसान की जो मूल या आध्यात्मिक प्रकृति है उसको जोड़कर देखता है। ये मौजूदा व्यवस्थाओं पर बुनियादी सवाल खड़े करता है। बिल्कुल। तो सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर हम स्रोत की इस बात पर गौर करें कि बाहरी ताकतें समाज की मूल आत्मा को बदल सकती हैं, तो आज के इस दौर में जहां दुनिया भर के प्रभाव हम पर लगातार पड़ रहे हैं, ऐसे में कोई समाज अपनी खास सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को कैसे सहेज कर रख सकता है और उसे कैसे आगे बढ़ा सकता है, इस पर सोचने की जरूरत है। श्री प्रभात रंजन सरकार का लेखन है आनंद मार्ग प्राण धर्म। तो इरादा यह है कि इसके कुछ जो मुख्य विचार हैं उनको जरा समझें। खासकर ये प्राण धर्म क्या है, मतलब जीवन का सार। तो चलिए शुरू करते हैं ये वैचारिक यात्रा। तो सबसे पहले प्राण धर्म, जैसा कि मतलब स्रोत बताते हैं, ये आनंद मार्ग दर्शन का बिल्कुल केंद्र है। और ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक ख्याल नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है जैसे इसे समाज में, अर्थव्यवस्था में, शिक्षा में, मतलब हर जगह लागू करने का एक बड़ा लक्ष्य है। हाँ जी। और यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात यह है कि ये दर्शन दुनिया को जैसे माया कहकर खारिज नहीं करता। हाँ, कई विचारधाराओं में ऐसा होता है। हाँ, होता है। पर ये इसे अपेक्षिक सत्य मानते हैं। मतलब एक यथार्थ जिसकी अपनी सच्चाई है और जिसकी जो समस्याएं हैं उनका सामना करना है हमें। ये दुनिया एक तरह से कर्म भूमि है, यहाँ हमें सक्रिय रहना है। अच्छा, तो ये भागने वाली बात नहीं है, मतलब समस्याओं से जूझना है, उनसे मुंह नहीं मोड़ना। बिल्कुल।
और इसी सोच से देखिए, बहुत ज्यादा अमीरी और बहुत ज्यादा गरीबी दोनों को ही प्राण धर्म के रास्ते से मतलब भटकाने वाला माना गया है। इसीलिए एक ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर जोर है जहां आप देखिए कोई भूखा ना सोए, बुनियादी जरूरतें सबकी पूरी हों। ये एक संतुलन की बात है, एक न्यायपूर्ण समाज की नींव जहां ये आर्थिक ऊंच नीच जीवन के असली मतलब को खत्म ना कर दे। और शिक्षा की भूमिका पर भी काफी कुछ कहा गया है। स्रोत बताते हैं कि जो अभी की शिक्षा प्रणालियां हैं, चाहे वो ब्रिटिश टाइम की हो या पश्चिमी मॉडल वाली, वो कहीं ना कहीं प्राण धर्म को मतलब नुकसान पहुंचाती हैं, शायद इसलिए कि वो सिर्फ नौकरी या पैसे पर टिकी हैं। हाँ, सही कहा आपने। अक्सर क्या होता है कि सिस्टम चरित्र निर्माण, नैतिक मूल्य, इन सबको नजरअंदाज कर देते हैं। इसके उलट आनंद मार्ग की जो प्रस्तावित शिक्षा पद्धति है, वो आधुनिक ज्ञान विज्ञान को तो लेती है, वो जरूरी है। हाँ, वो तो चाहिए ही, लेकिन साथ ही मानवीय मूल्यों पर भी उतना ही जोर देती है, जैसे श्रद्धा है, विनय है, सामाजिक चेतना, सेवा का भाव। जरा सोचिए एक ऐसी शिक्षा जो हमें एक अच्छा प्रोफेशनल तो बनाए, लेकिन साथ में एक जिम्मेदार, एक संवेदनशील इंसान भी। ये भविष्य के लिए कितना जरूरी है। ये बात तो बहुत दिलचस्प है कि ये दर्शन हर देश को अपनी प्राण धर्म के हिसाब से अपनी शिक्षा नीति बनाने की आजादी देता है। तो मतलब ये कोई एक ही फॉर्मूला सब पर लागू करने वाली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक वैश्विक दर्शन जरूर है, लेकिन ये स्थानीय जरूरतों का, वहां की संस्कृति का, पहचान का सम्मान करता है। सोच ये है कि हर समाज अपनी जड़ों से जुड़े, अपनी ताकत पहचाने और फिर अपनी शिक्षा व्यवस्था बनाए। और इससे देखिए कई सामाजिक समस्याएं शायद अपनी जड़ से ही सुलझ जाएं। ये एक तरह से ग्लोबल सोचो, लोकल करो का बहुत अच्छा उदाहरण है। भविष्य का रास्ता शायद यही है। अच्छा, इसमें कहा गया है कि आज के दौर की जो एक बनावटी चमक दमक है, जिसे स्रोत अप संस्कृति कह रहे हैं, उसने हमारी बुद्धि को मतलब कंफ्यूज कर दिया है। क्या इसका मतलब ये उपभोक्तावाद या जो सतही मनोरंजन है उससे है? हाँ, वो उसके कुछ पहलू हो सकते हैं, बिल्कुल। नव्य मानवतावाद को इसी भ्रमित, बिखरी हुई बुद्धि को आजाद करने वाले रास्ते की तरफ बताया गया है। इसका मकसद है बुद्धि को छोटे दायरों से निकालना, उसे और फैलाना, उसे तर्क और विवेक के साथ खड़ा करना। तो ये सिर्फ बुद्धि को आजाद नहीं करता, बल्कि उसे एक नई दिशा भी देता है। निश्चित रूप से, बिल्कुल। ये भक्ति या प्रेम की जो भावना है, उसे सिर्फ पूजा पाठ या एक ग्रुप तक सीमित नहीं रखता, उसे सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल बनाने की बात करता है। प्रेम और सहानुभूति सभी इंसानों के लिए, बल्कि सभी प्राणियों तक। वाह। और ये सामाजिक अन्याय के खिलाफ एक्टिव होकर लड़ने की प्रेरणा देता है और एक ऐसे समाज का लक्ष्य रखता है जहां किसी भी तरह का शोषण ना हो। ये सिर्फ एक थियरी नहीं है, बल्कि एक एक्टिव, एक पॉजिटिव बदलाव लाने का बुलावा है, एक बेहतर कल के लिए। तो अगर हम इसका सार निकालें तो ये दर्शन सिर्फ कुछ विचारों का कलेक्शन भर नहीं है, ये तो एक प्रैक्टिकल बदलाव लाने का और एक बेहतर, ज्यादा न्यायपूर्ण और मूल्यों पर आधारित दुनिया बनाने का एक ठोस प्लान जैसा लगता है। हाँ, और इसकी जड़ें जीवन के मूल तत्व, प्राण धर्म और मानवीय विवेक यानी नव्य मानवतावाद में बहुत गहरी हैं। ये भविष्य के लिए काफी आशावादी और प्रगतिशील नजरिया देता है। हाँ, ये एक ऐसा नजरिया है जो आज की जो चुनौतियां हैं उनको मानता है, स्वीकार करता है, लेकिन फिर शिक्षा और एक विस्तृत मानवतावादी चेतना के जरिए एक शोषण मुक्त, मूल्यों पर आधारित ग्लोबल समाज की कल्पना करता है। एक ऐसा भविष्य जहां शायद टेक्नोलॉजी और आध्यात्मिकता, है ना, विवेक और करुणा, ये साथ साथ चल सकें। तो आज हमने आनंद मार्ग, प्राण धर्म और नव्य मानवतावाद से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विचारों को समझा। और हाँ, जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की इस तेज रफ्तार, थोड़ी भागदौड़ वाली भौतिकवादी दुनिया में, जहां बाहर के आकर्षण हमें अक्सर अपने अंदर के मूल्यों से, अपनी बड़ी जिम्मेदारियों से शायद भटका देते हैं, क्या हमें ऐसे दर्शन की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है? एक ऐसा दर्शन जो बुद्धि को आजाद करने, उसे तर्क और करुणा से जोड़ने और सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के कल्याण और एक यूनिवर्सल भाईचारे की तरफ ले जाने का वादा करता हो। इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे।